लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। 1955 की एक सुबह इटली के नेपल शहर में सब कुछ रोज जैसा ही नॉर्मल लग रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के काम पर निकले हुए थे। कैफे में कॉफी बन रही थी, लोग कैफे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इस शांत सुबह के माहौल में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी चर्चा पूरे इटली में कई सालों तक होती रहेगी। इसी तरह के एक कैफ़े में एक खूबसूरत नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल रही होगी। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अंदर आकर वो सीधे एक आदमी की तरफ बढ़ी जो एक कोने में बैठकर आराम से कॉफ़ी पी रहा था। उस आदमी का नाम था एंटोनियो एस्पोसिटो और नेपल्स की कैमोरा की दुनिया में वो एक खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था। लड़की उसके पास पहुंची, कुछ पल उसके सामने खड़ी रही, फिर उसने अपने हैंडबैग में हाथ डाला और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। उसके बाद उसने बिना किसी वार्निंग के एंटोनियो पर गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड पहले जो कैफ़े हंसी, बातचीत और कॉफ़ी की खुशबू से भरा हुआ था, वहाँ अचानक चीखें, भगदड़ और गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। एंटोनियो जमीन पर गिरकर मर चुका था और उसके सामने खड़ी वो लड़की बिल्कुल शांत थी। जब पुलिस कैफे में पहुंची तो पहले तो उन्हें लगा कि किसी प्रोफेशनल हिटमैन ने दिन दहाड़े एक गैंगस्टर का मर्डर कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने कातिल को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने कोई शातिर प्रोफेशनल किलर नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत प्रेग्नेंट 20-22 साल की लड़की खड़ी थी जिसने कुछ ही महीने पहले एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। उस लड़की का नाम था प्यूपेट्टा मारेसिका। लेकिन सवाल ये था कि एक ब्यूटी क्वीन ने दिन दहाड़े एक गैंगस्टर की हत्या क्यों की, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि यही लड़की आगे चलकर इटली की सबसे चर्चित माफिया वुमन में से एक कैसे बन गई। इस सवाल का डर शुरू होता है नेपल्स की उन्हीं गलियों से जहां कैमोरा का डर, परिवार की इज्जत और बदले की आग इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। प्यूपेट्टा मारेसिका का जन्म 1935 में नेपल्स में एक ऐसे परिवार में हुआ जो अमीर और रसूख वाला था। मारेसिका परिवार कैमोरा की उस दुनिया का हिस्सा था जहां रिश्ते भी ताकत से बनते थे और दुश्मनियां भी पीढ़ियों तक निभाई जाती थी। शहर के बड़े कारोबारी, प्रभावशाली लोग और लोकल फैमिलीज अक्सर उनके घर उनसे सलाह लेने आते थे। इसलिए बचपन से ही प्यूपेट्टा ने एक ऐसी दुनिया को बहुत करीब से देखा था जहां सम्मान कमाया भी जा सकता था और ज़रूरत पड़ने पर बंदूक की नोक पर बचाया भी जाता था। उसका असली नाम एसुंटा मारेसिका रखा गया था, लेकिन घर में उसे कोई इस नाम से नहीं बुलाता था। परिवार के लोग प्यार से उसे प्यूपेट्टा ही कहते थे, इटालियन भाषा में जिसका मतलब होता है लिटिल डॉल। और सचमुच बचपन में उसे देखकर यही लगता था कि जैसे वो किसी गुड़िया की तरह मासूम और नाजुक हो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दुनिया में वो बड़ी हो रही थी वहाँ गुड़ियों की नहीं, बंदूकों की अहमियत ज़्यादा थी। और कई बार इंसान की किस्मत का फैसला अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पर होता था। इसके बावजूद प्यूपेट्टा का बचपन किसी आम लड़की से बहुत अलग नहीं था। उसे अपने परिवार का भरपूर प्यार मिला। धीरे धीरे वो एक खुश मिजाज नौजवान लड़की बनकर बड़ी होने लगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नेपल्स में फैलने लगी। लोग उसकी मुस्कुराहट, उसके आत्मविश्वास और उसकी सादगी की तारीफ करते नहीं थकते थे। बहुत जल्द उसकी पहचान अब पूरे शहर में बनने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जिसने उसकी ज़िंदगी को पहली बार लोगों की नज़रों में ला खड़ा किया। उसने मिस नेपल्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। अगले दिन लगभग हर लोकल पेपर में उसकी तस्वीर छपी। लोग उसे नेपल्स की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनने लगे। उस समय अगर किसी ने प्यूपेट्टा से पूछा होता कि वो अपने भविष्य को कैसे देखती है,
तो शायद उसका जवाब भी किसी आम लड़की जैसा ही होता कि उसे एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल शादी और एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए जो कहानी लिखी थी उसमें ना तो नॉर्मल ज़िंदगी थी और ना ही नॉर्मल एंडिंग। बहुत जल्द उसकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से होने वाली थी जो नेपल्स के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। वही आदमी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार बनने वाला था और उसी की मौत पिपेटा को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस नौजवान का नाम था पैस्क्वेल सिमोनेटी। नेपल्स की गलियों में बहुत कम लोग उसे उसके असली नाम से बुलाते थे। शहर उसे पैस्केलोन के नाम से जानता था। कम उम्र में ही उसने नेपल्स की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया था। बाजार की कीमतें वो ही तय करता था। उसने ये मकाम सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझ, अपने कारोबार और लोगों के भरोसे से हासिल किया था। यही वजह थी कि वहाँ के लोग उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे और उसकी बात सुनते थे। वैसे तो पैस्क्वेल की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना कोई भी नौजवान करता था। दौलत, रसूख, इन्फ्लुएंस और एक ऐसा फ्यूचर जिसे देखकर नेपल्स के बड़े बड़े परिवार उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। एक फैमिली फंक्शन के दौरान उसकी मुलाकात पिपेटा मार्सेका से हुई। दोनों परिवार एक दूसरे से पहले से ही परिचित थे, इसलिए ये मुलाकात एकदम नॉर्मल थी। यही उस रिश्ते की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर नेपल्स की माफिया दुनिया की सबसे चर्चित कहानी को जन्म दिया। समय के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। शुरुआत में फैमिली फंक्शंस में ही मुलाकात होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बढ़ गई और फिर प्यार में बदल गई। पैस्क्वेल को पिपेटा में सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं दिखती थी, उसे उसकी सादगी, कॉन्फिडेंस और परिवार के प्रति उसका लगाव पसंद था। दूसरी तरफ पिपेटा को भी पैस्क्वेल में सिर्फ एक प्रभावशाली आदमी ही नहीं दिखता था, उसके लिए वो एक ऐसा इंसान था जो लोगों की इज्जत करता था, अपने शब्दों का पक्का था और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। जब दोनों परिवारों को इस रिश्ते का पता चला तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और फिर पूरे नेपल्स में इस शादी की चर्चा होने लगी। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और सबसे प्रभावशाली नौजवान, इन दोनों की शादी अपने आप में एक बड़ी खबर थी। परिवार, दोस्त, व्यापारी, कैमरा से जुड़े कई जाने पहचाने चेहरे इस शादी के गवाह बने। उस दिन हर कोई उन्हें खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा था। शादी के बाद दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ ही टाइम बाद पिपेटा ने पैस्क्वेल को बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर पैस्क्वेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी की हर बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। कारोबार पहले से बेहतर चल रहा था, परिवार खुश था और अब कुछ महीनों बाद उसके घर एक नया मेहमान आने वाला था। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा खतरा उसी जगह से होता है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझता है। उसी समय नेपल्स में एक और आदमी चुपचाप पैस्क्वेल की दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा था और उसका नाम था एंटोनियो एस्पोसितो। पैस्क्वेल सिमोनेटी की ज़िंदगी जितनी तेज़ी से ऊपर जा रही थी उतनी ही तेज़ी से उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। नेपल्स का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट सिर्फ कारोबार की जगह नहीं था। जिस आदमी का वहाँ दबदबा होता था उसकी पहुँच शहर के व्यापार, लोकल पॉलिटिक्स और कैमरा की दुनिया तक सीधी मानी जाती थी। इसलिए उस बाजार पर नज़र सिर्फ व्यापारियों की नहीं होती थी बल्कि उन लोगों की भी होती थी जो ताकत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और ऐसा ही एक आदमी था एंटोनियो एस्पोसितो। एंटोनियो का मानना था कि नेपल्स में किसी एक आदमी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि पूरा बाजार उसके इशारे पर चले। लेकिन सच ये भी था कि उसे पैस्क्वेल से समस्या उसके सिद्धांतों से नहीं थी, उसकी सफलता से थी। फ्रूट मार्केट पर कब्जा करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, इसका मतलब था शहर के सबसे बड़े कारोबार पर कंट्रोल और कैमरा की दुनिया में अपना कद कई गुना बढ़ा लेना। एंटोनियो अच्छी तरह समझता था कि जब तक पैस्क्वेल सिमोनेटी जिंदा है तब तक उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। शुरुआत में उसने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। पहले उसने कुछ व्यापारियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, फिर कुछ किसानों को ज़्यादा दाम का लालच दिया। धीरे धीरे उसने बाजार में अपने लोगों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी।
कई बार उसके आदमी जानबूझकर पैस्क्यूल के फैसलों का विरोध करते, कीमतों को लेकर विवाद खड़ा करते और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते। बाहर से देखने पर यह सब एक ऑर्डिनरी बिजनेस राइवलरी की तरह लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों गुटों के बीच एक शक की दीवार और टकराव हर दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ ही महीनों में पूरा नेपल्स ये बात समझ चुका था कि फ्रूट मार्केट की लड़ाई अब सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है। ये दो प्रभावशाली लोगों के बीच ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। शहर के लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर इन दोनों में से कोई एक पीछे नहीं हटा तो इस दुश्मनी का अंत बहुत बुरा होगा। उधर पैस्क्यूल इन सब बातों को हल्के में ले रहा था। उसे अपने लोगों पर भरोसा था, अपने प्रभाव पर भरोसा था और इस बात का भी भरोसा था कि एंटोनियो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि पूरे नेपल्स को अपने खिलाफ खड़ा कर ले। लेकिन एंटोनियो फैसला कर चुका था, उसे फ्रूट मार्केट नहीं चाहिए थी, उसे पैस्क्यूल की जगह चाहिए थी और उस जगह तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पैस्क्यूल की मौत। उस सुबह पैस्क्यूल हमेशा की तरह जल्दी उठा। ये उसके लिए एक रेगुलर दिन था। पुपेटा रसोई में थी और पैस्क्यूल काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों के बीच रोज की तरह कुछ छोटी छोटी बातें हुई। आने वाले बच्चे का जिक्र हुआ, भविष्य की प्लानिंग हुई। जाते जाते पैस्क्यूल ने पुपेटा के माथे को चूमा, उसके पेट पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। उसे नहीं पता था कि ये मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसकी कार फ्रूट मार्केट पहुंची। बाजार में रोज की तरह हलचल थी। किसान अपनी फसल उतार रहे थे, व्यापारी मोल भाव कर रहे थे और मजदूर लकड़ी के बक्सों को ढो रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही बाजार गोलियों की आवाज़ से गूंजने वाला है। तभी एक और कार धीरे धीरे बाजार के बाहर आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो आदमी सीधा पैस्क्यूल की तरफ बढ़े। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी को शक ही नहीं हुआ कि दिन दहाड़े ये लोग इस बाजार में कोई हत्या कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल पहली गोली चली, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में फ्रूट मार्केट में चीखें और भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लकड़ी के बक्से टूटकर सड़क पर बिखर गए। फ्रूट और सब्जियां चारों तरफ फैल गईं। इससे पहले कि पैस्क्यूल संभलने की कोशिश करता, हमलावरों ने उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जब तक किसी की समझ में आता कि क्या हुआ है, तब तक नेपल्स की फ्रूट मार्केट का सबसे ताकतवर बॉस जमीन पर गिर चुका था। जिस तेजी से हमलावर आए थे वो उसी तेजी से गायब भी हो गए और पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा, टूटी हुई लकड़ी की पेटियां, सड़क पर बिखरे संतरे और जिंदगी और मौत के बीच लड़ता हुआ पैस्क्यूल सिमोनेटी। पैस्क्यूल सिमोनेटी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका था। कुछ घंटे पहले तक नेपल्स के सबसे बड़े फ्रूट मार्केट पर राज करने वाला आदमी अब एक लकड़ी के ताबूत में खामोश लेटा था। उसकी मौत की खबर पूरे नेपल्स में फैल चुकी थी और शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग उसे आखिरी विदाई देने पहुंच रहे थे। वहां सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, कैमोरा की दुनिया के कई बड़े नाम भी मौजूद थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, दिन दहाड़े पैस्क्यूल सिमोनेटी को मारने की हिम्मत किसने की? सबसे आगे काले कपड़ों में थी पुपेटा। वो 6 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी नजरें लगातार पैस्क्यूल के ताबूत पर टिकी हुई थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका हो। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की। शक सीधा एंटोनियो एस्पोसितो पर था। पूरे नेपल्स को उनकी दुश्मनी पता थी, लेकिन शक और सबूत अलग अलग चीजें होती हैं। पुलिस के पास एंटोनियो को गिरफ्तार करने लायक कोई सबूत नहीं था। पूछताछ हुई, गवाह आए, फाइलें खुली, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद एंटोनियो फिर से पहले की तरह नेपल्स की सड़कों पर खुला घूमने लगा। जिस दिन कानून का काम रुक गया, उसी दिन पुपेटा ने शुरुआत की। उसके लिए अब यह अदालत का मामला नहीं था, यह उसके पति का हिसाब था। पैस्क्यूल के आखिरी शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, एंटोनियो एस्पोसितो। फिर एक रात उसने फैसला कर ही लिया।
ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर पूरे इटली को हिला दिया। अगली सुबह जब वो घर से निकली तो वो सिर्फ पैस्क्वेल की विधवा नहीं थी, वो बदला लेने वाली एक बहादुर महिला थी। पुपेटा ने कई दिनों तक एंटोनियो पर नजर रखी। वो घर से कब निकलता है, किन लोगों से मिलता है, किस रास्ते जाता है, किस कैफे में बैठता है और किस टाइम उसकी सुरक्षा सबसे कम होती है। एंटोनियो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी एक एक हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा रूटीन पुपेटा को याद हो चुका था। और फिर एक सुबह पुपेटा का इंतजार खत्म हो गया। एंटोनियो हमेशा की तरह अपने पसंदीदा कैफे पहुंचा। उसने कॉफी मंगवाई और आराम से बैठ गया। उसे यकीन था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ पुपेटा खड़ी थी। उसने सड़क पार की, कैफे के अंदर आई, एंटोनियो की मेज तक पहुंची, हैंडबैग से रिवॉल्वर निकाला और बिना एक शब्द कहे गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में कैफे में अफरा तफरी मच गई। एंटोनियो जमीन पर गिर चुका था। जिस आदमी को लगता था कि कानून से वो बच जाएगा, उसे पैस्क्वेल की पत्नी ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात अभी बाकी थी। पुपेटा भागी नहीं, उसने अपना हथियार भी नहीं छुपाया। वो वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत। और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। सामने एक मरा हुआ गैंगस्टर था और उसके सामने खड़ी थी 6 महीने की गर्भवती पुपेटा मैरेसिका। अगले दिन नेपल्स से लेकर रोम तक हर अखबार की खबरें सिर्फ एक ही हेडलाइन बता रही थी, एक गर्भवती औरत ने दिन दहाड़े अपने पति के कातिल को गोली मार दी। कुछ महीने पहले तक जिसे नेपल्स की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता था, अब वही इटली की सबसे चर्चित आरोपी बन चुकी थी। अदालत में भी पुपेटा ने अपना अपराध नहीं छुपाया। उसने साफ कहा, हाँ, गोली मैंने चलाई थी। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। उसने उस आदमी को मारा था जिसे पूरे नेपल्स उसके पति का कातिल मानता था, लेकिन जिसे कानून कभी सजा नहीं दे पाया। अदालत ने पुपेटा को इस मामले में दोषी माना और उसे जेल की सजा हुई। करीब 10 साल जेल में बिताने के बाद 1965 में आखिरकार पुपेटा मैरेसिका एक बार फिर आज़ाद हवा में सांस ले रही थी। जिस दिन वो जेल के अंदर गई थी, उस दिन लोग उसे सिर्फ एक ऐसी जवान लड़की के रूप में जानते थे जिसने अपने पति के कातिल को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। लेकिन 10 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकली, तब तक उसकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसका नाम सिर्फ नेपल्स तक ही सीमित नहीं था, पूरे इटली में लोग उसे जानते थे। अखबार उसकी कहानी लिख चुके थे, उसकी ज़िंदगी पर फिल्म बन चुकी थी और बहुत से लोगों के लिए वो एक अपराधी से ज़्यादा उस पत्नी की पहचान बन चुकी थी जिसने अपने पति की मौत का बदला अपने हाथों से लिया था। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब आगे उसकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी। उसका पति पैस्क्वेल सिमोनेटी अब इस दुनिया में नहीं था। उसका छोटा बेटा, जिसका जन्म जेल के दौरान हुआ था, अब उसके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर थी। शायद पहली बार उसके पास ये मौका था कि वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। इसी सोच के साथ उसने नेपल्स में कपड़ों की 2 दुकानें शुरू की और धीरे धीरे अपने जीवन को वो एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाने लगी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बदले की वो खूनी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है और पुपेटा अपने बेटे के साथ एक शांत और नॉर्मल ज़िंदगी बिताना चाहती है। लेकिन नेपल्स कोई ऑर्डिनरी शहर तो था नहीं, वो कैमोरा का गढ़ था। यहाँ किसी इंसान का अतीत इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है, ख़ास तौर पर उस औरत का जिसका नाम पूरे इटली में चर्चा का विषय बन चुका हो। कैमोरा की दुनिया के बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफ़ करते थे और कुछ उसकी वफादारी की मिसाल देते थे और कुछ लोग उसे ऐसे औरत के रूप में देखते थे जिसने कैमोरा के सबसे पुराने नियमों में से एक, खून का बदला खून, इसको बिना किसी डर के पूरा कर दिया। शायद यही वजह थी कि जेल के बाहर आने के बाद भी पुपेटा कभी उस दुनिया से पूरी तरह दूर नहीं रह सकी।
जिसमें उसका जन्म हुआ था। इन्हीं दिनों नेपल्स की कैमोरा में एक नया नाम तेजी से उभरने लगा। उसका नाम था उम्ब्रेटो एमेटूरो। हालांकि उस टाइम तक वो कोई नेशनल लेवल का माफिया बॉस नहीं बना था, लेकिन नेपल्स के अपराध जगत में उसकी पहचान लगातार मजबूत हो रही थी। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो सिर्फ पैसे ही कमाना नहीं चाहता था, वो कैमोरा की दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था और इसी लक्ष्य को लेकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पुपेटा मैरेसेका से हुई। कुछ ही दिनों में वो दोनों काफ़ी करीब आ गए। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों साथ रहने लगे और आगे चलकर उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का निजी ज़िंदगी तक ही सीमित नहीं था। इस रिश्ते ने पुपेटा को एक बार फिर से उसी कैमोरा की दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया जिसका कभी वो हिस्सा थी। समय के साथ उम्ब्रेटो एमेटूरो का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उसके संपर्क इटली से बाहर तक फैलने लगे। स्मगलिंग के पुराने रास्तों की जगह अब इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क तैयार हो रहे थे और बहुत जल्द उसका नाम नेपल्स के सबसे प्रभावशाली कैमोरा लीडर्स में गिना जाने लगा। दूसरी तरफ पुपेटा भी हमेशा उसके साथ ही दिखाई देती थी। पुलिस और जांच एजेंसीज को अब सिर्फ एमेटूरो पर ही नहीं बल्कि पुपेटा के ऊपर भी शक होने लगा और वो उसके ऊपर भी नज़र रखने लगी। कई जांच अधिकारियों का मानना था कि वो सिर्फ उसकी बीवी की तरह बिहेव नहीं करती थी, बल्कि उसके गैंग की हर एक्टिविटी के बारे में उसको जानकारी थी। हालांकि पुपेटा ने अपने पूरे जीवन में ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने किसी आपराधिक गिरोह का संचालन किया हो या किसी अपराध में उसने कोई एक्टिव रोल निभाया हो। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ थी, जेल से बाहर निकलने के बाद जिस नॉर्मल ज़िंदगी की उम्मीद लोगों ने उससे की थी वो कभी सच नहीं हो सका। किस्मत ने पुपेटा मैरेसेका को एक बार फिर से कैमोरा की उसी दुनिया में खड़ा कर दिया जहां ताकत, विश्वासघात और मौत हर दिन किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उम्ब्रेटो एमेटूरो के साथ रहते रहते पुपेटा मैरेसेका की ज़िंदगी एक बार फिर से नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही थी। टाइम बीत रहा था, दोनों के जुड़वा बच्चों का जन्म हो चुका था और बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि कई सालों के संघर्ष और दर्द के बाद शायद अब उसे कुछ सुकून मिल गया है। लेकिन कैमोरा की दुनिया में सुकून अक्सर सबसे छोटा मेहमान होता है। वहाँ दुश्मनी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपना टाइम बदलती है। और इसी बीच पुपेटा की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसका बड़ा बेटा पैस्किलिनो, जिसे उसने जेल में रहते हुए जन्म दिया था और जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा बसाने की कोशिश की थी, अचानक एक दिन वो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीनों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पैस्किलिनो कभी वापस नहीं लौटा, उसका शव भी कभी बरामद नहीं हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ हो सकता है। पहले उसने अपने पति को खोया था और अब उसका बेटा बिना कोई निशान छोड़े उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुका था। लेकिन इस बार दर्द सिर्फ बेटे को खो जाने का नहीं था। इस बार उसके मन में एक ऐसा शक पैदा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी हिला दी। पुपेटा को यकीन होने लगा था कि उसके बेटे की गुमशुदगी के पीछे किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उसी इंसान का हाथ था जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू किया था। उसे शक था कि उम्ब्रेटो एमेटूरो ने ही पैस्किलिनो को रास्ते से हटवा दिया। उसका मानना था कि एमेटूरो नहीं चाहता था कि पैस्क्वेल सिमोनेटी का बेटा बड़ा होकर परिवार की विरासत का दावा करे या भविष्य में उसके लिए चुनौती बने। हालांकि उम्ब्रेटो एमेटूरो ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और अदालत ने भी उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जा सका जिससे यह आरोप साबित हो सके। लेकिन अदालत का फैसला और एक माँ का यकीन दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। पुपेटा ने अपनी आखिरी सांस तक यही माना कि उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे उम्ब्रेटो एमेटूरो का ही हाथ था। सच क्या था इसका जवाब शायद आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन पैस्किलिनो कभी वापस नहीं आया और उसके साथ उस रहस्य का सच भी हमेशा के लिए कहीं खो गया। इस घटना ने पुपेटा मैरेसेका को एक बार फिर से अकेला कर दिया। जिस कैमरा की दुनिया ने उससे पहले उसका पति छीना था,
अब उसी दुनिया ने उससे उसका बेटा छीन लिया था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी दौरान नेपल्स की सड़कों पर एक ऐसी खूनी जंग शुरू हो गई जिसे इतिहास कैमोरा वॉर के नाम से याद करता है। इस वक्त तक आते आते नेपल्स की कैमोरा पहले जैसी नहीं थी। पहले अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे गिरोह अपना इलाका संभालते थे और ज़्यादातर विवाद बातचीत या लिमिटेड मारपीट से सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अपराध की दुनिया में पैसा पहले से कहीं ज़्यादा था। इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स का कारोबार भी तेज़ी से फैल रहा था और इस नए कारोबार ने कैमोरा के अंदर सत्ता की एक नई लड़ाई शुरू कर दी। इसी दौर में एक नया नाम पूरे कैमोरा में डर का दूसरा नाम बनकर उभरा। वो था राफेल क्यूटुलो। क्यूटुलो का सपना सिर्फ अपना गिरोह चलाने का नहीं था, वो नेपल्स और उसके आसपास के जितने भी माफिया गिरोह एक्टिव थे उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। यानी एनसीओ नाम का एक शक्तिशाली संगठन बनाया और एक एक करके दूसरे गिरोह को अपने साथ जोड़ने लगा या तो उन्हें ख़त्म करने लगा। जिसने उसका साथ दिया वो उसके गिरोह का हिस्सा बन गया, जिसने मना किया उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो भाग जाओ या मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन कैमोरा की दुनिया इतनी आसानी से किसी एक आदमी के सामने झुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे कई पुरानी और प्रभावशाली परिवार एकजुट होने लगे। उन्होंने क्यूटुलो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक नया गठबंधन बनाया जिसे न्यूओवा फैमिग्लिया कहा गया। देखते ही देखते नेपल्स की सड़कों पर दो ताकतवर गुट आमने सामने खड़े हो गए और आने वाले कुछ सालों में ये संघर्ष इटली के इतिहास की सबसे खूनी माफिया लड़ाइयों में बदल गया। सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, दर्जनों परिवार बर्बाद हो गए और नेपल्स की गलियां गोलियों की आवाज़ की आदी हो गई। इसी समय उम्ब्रेटो भी न्यूओवा फैमिग्लिया के प्रमुख नेताओं में शामिल हो चुका था। अब ये लड़ाई सिर्फ उसके कारोबार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके सर्वाइवल की लड़ाई भी थी। नेचुरल था कि इस संघर्ष का असर पिपेटा मैरासिका की ज़िंदगी पर भी पड़ने वाला था, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर सब कुछ देखने का फैसला नहीं किया। जब ज़्यादातर माफिया परिवार मीडिया और परिवार की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब पिपेटा ने इसका बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उसने पत्रकारों के सामने आकर खुलकर राफेल क्यूटुलो का विरोध किया। उसने आरोप लगाया कि क्यूटुलो पूरे नेपल्स में आतंक फैला रहा है और उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा तो वो चुप नहीं बैठेगी। उस दौर में ये घटना बेहद असाधारण थी। कैमोरा की दुनिया में लोग अपने दुश्मनों का नाम लेने से बचते थे, लेकिन पिपेटा ने इटली के सबसे खतरनाक माफिया बॉस में से एक को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे दी। अगले ही दिन उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश की सुर्खियां बन गई। अब लोग उसे सिर्फ उस महिला के रूप में नहीं देखते थे जिसने अपने पति का बदला लिया था। अब वो कैमोरा की सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित महिलाओं में गिनी जाने लगी। यही वो दौर था जब इटालियन मीडिया ने उसे एक नया नाम दे दिया, क्वीन ऑफ कैमोरा। लेकिन इस नाम के साथ ही उसकी ज़िंदगी में एक और तूफान आने वाला था, क्योंकि कैमोरा की ज़िंदगी में शोहरत जितनी तेज़ी से मिलती है उतनी ही तेज़ी से मुसीबतें भी साथ लेकर आती है। 1980 के दशक की शुरुआत तक नेपल्स की सड़कों में कैमोरा वॉर अपने सबसे खूनी दौर में पहुंच चुकी थी। लगभग हर हफ्ते किसी न किसी गैंगस्टर की हत्या हो जाती थी। पुलिस लगातार बड़े माफिया गिरोह पर शिकंजा कस रही थी और जांच एजेंसीज उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही थी जिन्हें इस खूनी संघर्ष का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता था। इस लिस्ट में उम्ब्रेटो मैरासिका का नाम भी शामिल था और उसी के साथ पिपेटा मैरासिका भी एक बार फिर पुलिस की नज़र में आ चुकी थी। सन 1982 में इटली की पुलिस ने उम्ब्रेटो मैरासिका और पिपेटा मैरासिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस बार मामला पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर था। उन पर जबरन वसूली, संगठित अपराध और हत्या की साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए। इसी वजह से पिपेटा मैरासिका भी एक बार फिर अदालत के कटघरे में खड़ी थी। हालांकि पिपेटा ने शुरू से आखिर तक हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना था कि उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ उम्ब्रेटो मैरासिका के खिलाफ जांच लगातार आगे बढ़ती रही। कुछ साल बाद जब उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया तो उसने कई पुराने अपराधों को भी स्वीकार कर लिया।
लेकिन पुपेटा के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जो अदालत में उसके अपराध को साबित कर सके। फिर भी उसे एक बार फिर से कई साल जेल में बिताने पड़े। दूसरी बार जेल से बाहर आने तक पुपेटा मैरासिका की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस दुनिया ने कभी उसे शोहरत, ताकत और पहचान दी थी, वही दुनिया उससे एक एक करके उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें भी छीन चुकी थी। पहले उसने अपना पति पैस्क्यूल सिमोनेटी को खोया, फिर उसने अपने बेटे पैस्किलियानो के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने का दर्द सहा, और उसके बाद लगातार पुलिस की जांच, अदालतों के चक्कर और कैमोरा की खूनी लड़ाइयों ने उसकी पूरी ज़िंदगी को ऐसे घेर लिया कि शायद अब उसके अंदर लड़ने वाली ताकत बची ही नहीं थी। उधर इटली भी बदल रहा था। जिन माफिया सरगनाओं के नाम कभी पूरे देश में डर पैदा करते थे, उनमें से कई मारे जा चुके थे, कई उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया। उन्हीं लोगों ने उम्ब्रेटो एमेचेरियो भी शामिल था। सालों तक कैमोरा की दुनिया का एक बड़ा नाम रहने वाला एमेचेरियो आखिरकार पुलिस के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हो गया। उसने अपने पुराने अपराधों के और कई बड़े माफिया नेटवर्क के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। उसके बयानों ने इटली की जांच एजेंसीज को कैमोरा के अंदर तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया, और धीरे धीरे कई औपचारिक नेटवर्क टूटने लगे। दूसरी तरफ पुपेटा ने एक डिफरेंट रास्ता चुना। उसने कभी सरकारी गवाह बनने की कोशिश नहीं की, और ना ही अपने पुराने साथियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ कहा। वो धीरे धीरे एक्टिव क्राइम से दूर होती चली गई, और उसने अपने परिवार के साथ अपेक्षाकृत शांत जीवन जिया। लेकिन उसका पास इतना बड़ा था कि उससे पूरी तरह छुटकारा पाना उसके लिए कभी भी संभव नहीं था। टाइम टाइम पर पत्रकार उसके पास आते रहते थे, टेलीविज़न चैनल उसके इंटरव्यू लेते रहते थे, लेखक उसकी ज़िंदगी पर किताबें लिखते रहे, और फिल्म प्रोड्यूसर्स उसकी कहानी पर बार बार फिल्म बनाते रहे। हर कोई उस लेडी को समझना चाहता था जिसने एक समय पूरे इटली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कभी कभी इंसान कानून से पहले अपना इंसाफ खुद कर बैठता है। उम्र बढ़ने के साथ पुपेटा ने सार्वजनिक जीवन में अपनी मौजूदगी कम कर दी, लेकिन उसने अपने अतीत से कभी दूरी बनाने की कोशिश नहीं की। जब भी उसे उसके जीवन के बारे में पूछा जाता तो वो बिना झिझक अपने फैसलों की बात करती, और ये मानती रही कि उसने अपने पति के लिए जो किया उस समय उसे वही सही लगा। शायद लोग उसकी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाई। उसने कभी उनसे भागने की कोशिश नहीं की, और यही वजह थी कि समय के साथ लोग उसे एसेंटा मैरासिका के नाम से नहीं, बल्कि उस नाम से याद करने लगे जिसने उसे इतिहास का हिस्सा बना दिया, क्वीन ऑफ कैमोरा। ये उपाधि इसलिए नहीं थी कि उसने कभी पूरी कैमोरा पर राज किया था, वो इसलिए थी क्योंकि दशकों तक वो उस दुनिया का सबसे पहचाने जाने वाला महिला चेहरा थी। उसकी ज़िंदगी में प्यार था, सत्ता थी, बदला था, अपराध था, जेल भी और अंतहीन त्रासदियाँ भी। शायद इसी कारण आज भी जब इटली के माफिया इतिहास की सबसे चर्चित महिलाओं का जिक्र होता है तो पुपेटा मैरासिका का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का एपिसोड यही ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपसे फिर एक और एपिसोड के साथ जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com।
लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।